हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान सुजस। और राजस्थान सुजस जो है वो अगस्त माह का राजस्थान सुजस अगस्त 2022 के राजस्थान सुजस को हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर अपने को मिल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ये जो राजस्थान सुजस है वो आदिवासी कल्याण विशेषांक है। ये चीज़ है आदिवासी कल्याण विशेषांक। तो आदिवासियों से संबंधित सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी अपने को इसमें देखने को मिलेंगी। तो अगर की पॉइंट्स में हम देखें तो सबसे पहले आदिवासियों का कल्याण है, फिर देववाणी ऐप है, 75 ईयर्स में जो 75 अचीवमेंट्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो इसमें है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का जो पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान है वो इसके अंदर लिया गया कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने कौन सी अखबार के संपादन का कार्य किया है। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण ओलंपिक, वो इसमें कवर करेंगे। और इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, उस योजना को हम कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। देखिए, ये जो सुजस है वो सुजस निश्चित रूप से आरएस जो परीक्षा है, मैं तो ये कहूँगा सभी जो अपनी करंट इश्यूज से रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट इससे आते हैं। लेकिन आरएस को अगर अपने को पास करना है, प्री को मेन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर प्री पास करने की बात करते हैं तो उसमें आपको सुजस और जो मेन चीज़ है सुजस, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और साथ साथ बजट, ये तीन करंट इश्यूज, ये चार चीज़ें जो है ना वो आपके 50 क्वेश्चन कवर कर देंगी। और 50 क्वेश्चन अगर आपने इधर से कर लिए तो आपकी प्री जो है उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीताबाड़ी मेला, आदिवासियों का लघु कुंभ। सबसे पहली बात तो देखिए, आपको ये कोटेशन याद रखना है कि आदिवासियों का लघु कुंभ कौन सा कहलाता है? सीताबाड़ी का मेला कहलाता है। ये कहाँ लगता है? ये बारां जिले के शाहाबाद के केलवाड़ा कस्बे में लगता है। नाम, गांव का नाम याद रखें, गांव का नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा कस्बा है, उस केलवाड़ा नामक कस्बे में लगता है, क्योंकि कई बार जो है वो गांव का नाम पूछ लिया जाता है। और वहाँ अपन को ये पता होता है कि शाहाबाद में लगता है, बारां में लगता है, लेकिन जो प्रॉपर जो जगह है उस जगह को अपन भूल जाते हैं। तो केलवाड़ा में ये आयोजित होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ये मेला लगता है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, वैसे कृष्ण जो अमावस्या होती है वो कृष्ण पक्ष में ही होती है, शुक्ल पक्ष में तो पूर्णिमा हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज आप ये भी याद रखें। इसके साथ साथ ये जो है वो सहरिया जाति से संबंधित है। और इस मेले के लिए एक उपमा और आती है, सहरिया जाति का या सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ, इस मेले को कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। देखिए, आदिवासियों का तो लघु कुंभ और सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं? इसको कुंभ कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना मैं अपन को यहाँ से निकालनी है वो ये है कि ये तो आदिवासियों का लघु कुंभ, और आदिवासियों का जो कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं? तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर जो मेला है उसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ जैसे इसमें दे रखा है कि सीता मंदिर वहाँ पे बना हुआ है, महर्षि वाल्मीकि कुंड है, सीता कुंड है, लवकुश कुंड है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आपको ये चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो फैक्ट आए वो अपने को याद रखने। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अगला है आदिवासी कल्याण के लिए संकल्पित राज्य सरकार। और इसको आधार बनाकर जो है वो कल्याण के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स को यहाँ पे हम एक करके चर्चा करेंगे उन पे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो आदिवासी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, सबसे पहले है शिक्षा से साकार हो रहा जनजाति कल्याण का सपना। आपको इसमें यही याद रखना है कि इसमें 408 आश्रम छात्रावास और 44 आवासीय विद्यालय, 408 आश्रम छात्रावास और 44 आवासीय विद्यालय सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजाति समुदाय के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करवाई जा रही है। और इस आधार पर उनको शिक्षा में आगे लाने का प्रयास
किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो छात्रावास है इसमें 10वीं और 12वीं में विभिन्न योजनाओं की सफलता से जनजाति कल्याण की राह 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 7,341 छात्राओं को जो है वो अब तक इसमें प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन 408 छात्रावास और 44 आवासीय विद्यालय, ये आपको याद रखना है। फिर है इंटीग्रेटेड क्लासरूम में शिक्षण। इंटीग्रेटेड कैसे है, जैसे जो क्लासरूम है, जो कक्षा कक्ष है, उस कक्षा कक्ष में क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट बनाने के लिए जैसे डिजिटल बोर्ड का है, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट, डिजिटल मैप, ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करवाई गई है। तो कितने बने हुए हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित जो 36 आवासीय विद्यालय हैं उनमें 72, यानी 36 आवासीय विद्यालय हैं उनमें 72 इंटीग्रेटेड क्लासरूम बनाए गए हैं, और जो 87 आश्रम छात्रावास हैं 87 उसमें 160, 36 आवासीय विद्यालयों में बनाए गए हैं 72, और 87 जो आश्रम छात्रावास हैं उनमें 160 इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। और इन इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूमों के माध्यम से उनको डिजिटल रूप में शिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है जनजाति समुदाय के बच्चों को। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, अगला है कोचिंग के साथ स्तरीय सुविधाएं। देखिए जनजाति समुदाय के बच्चे आगे आ सके इसलिए 718 बच्चों को IIT की कोचिंग जो है वो सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको फैक्ट याद रखना है कि इनको आगे लाने के लिए कितने बच्चों को करवाई जा रही है, 718 बच्चों को IIT की कोचिंग निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर अगला है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, माँ बाड़ी केंद्र। देखिए कौन कौन से क्षेत्र में है, सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, तो अनुसूचित क्षेत्र जो TSP एरिया, माडा और शहरिया जो क्षेत्र है उसमें 2753 मारवाड़ी केंद्र खोले गए। 27,5,2753 मारवाड़ी केंद्र अब तक खोले गए हैं। कहाँ पे, जो TSP एरिया है, माडा और शहरिया क्षेत्र है उसमें 2,753 केंद्र खोले गए हैं, और इन केंद्रों में 82,590 विद्यार्थी जो है वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। देखिए अनौपचारिक रूप से कैसे हैं कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणों से, उनको अनौपचारिक रूप से जोड़कर और फिर उनको इन माँ बाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उनकी संख्या है 2753 है, और 82,590 विद्यार्थी उसमें अध्ययनरत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो अपना 2021-22 का बजट है, 2021-22 के बजट के अंदर सरकार ने 250 नए माँ बाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की थी, और उसमें से 214 केंद्र भी स्टार्ट कर दिए गए। 250 माँ बाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी, और उसमें से 214 माँ बाड़ी केंद्र स्टार्ट हो गए हैं, और वर्तमान में टोटल 2753 माँ बाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। याद रखेंगे, इस फैक्ट को जरूर याद रखेंगे, 2753 माँ बाड़ी केंद्र हैं, और किस क्षेत्र में यह है, अनुसूचित यानी TSP एरिया, माडा और शहरिया जो क्षेत्र है उनमें संचालित है। फिर आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जनजाति प्रतिभाओं को, जनजाति छात्र छात्राओं को, जैसे नीट है, JEE है, RS, IAS, ये जो सारी जो कंपटीशन एग्जाम है, जो भी ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु क्या खोला गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए खोला गया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या करना है कि ये कहाँ पे है, तो चित्रकूट नगर भुवाणा में निर्माणाधीन है। इस जगह का नाम है, आप याद रखें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहाँ खोला गया है, तो वो चित्रकूट नगर भुवाणा जो उदयपुर में है वहाँ पे ये खोला गया है। और इसके अंदर जो नीट है, JEE है, RS, IAS और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है इन जनजाति समुदाय के बच्चों को करवाई जाती है। तो आप इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन।
अगला है देखो ऑपरेशन विद्याभूमि। ऑपरेशन विद्याभूमि सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कौन से जिले में, तो बांसवाड़ा जिले में ये अभियान संचालित किया गया। क्या अभियान था कि जो आवासीय विद्यालयों और छात्रावास, जो जनजाति समुदाय के आवासीय विद्यालय थे और जो छात्रावास थे, उनको जो राजस्व भूमि आवंटित की गई थी उसको, उस भूमि को अम्ल दरामद कराने हेतु ऑपरेशन विद्याभूमि के नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया। क्या था, जो विद्यालय और छात्रावास है उनकी जो भूमि है, आवंटन है, उसको अम्ल दरामद, ये शब्द याद रखना, इसको हम तरमीम भी बोलते हैं। राजस्व की भाषा में एक तरमीम शब्द भी होता है, अम्ल यानी रिकॉर्ड में दर्ज करना है। रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए जो है वो ये अभियान चलाया गया। और ये अभियान आपका चला था 2 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ, जो 14 नवंबर 2020 तक चला। और इस दौरान जो सरकारी जो विद्यालय थे, उन सरकारी विद्यालयों की भूमि जो थी उसको राजस्व रिकॉर्ड में अम्ल दरामद करवाया गया, यानी अम्ल उसमें दर्ज करवाया गया। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ और 14 नवंबर 2020 तक ये अभियान चला। आगे समझ में आपको? देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सीधे डायरेक्ट पेपर में छपते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी। अब जनजाति जो विद्यार्थी है उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हॉकी अकादमी शुरू की गई है। सबसे पहले तो ये कहाँ की गई, ये ध्यान रखना आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी कहाँ शुरू की गई है? उदयपुर में। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी शुरू की गई है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जयपुर द्वारा खेल गांव उदयपुर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ पार्क बना गया, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया गया। और इस मैदान में 70 बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितने लोग हैं? 70। और इन 70 में से 40 तो लड़के हैं और 30 लड़कियां। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अकादमी कहाँ बनी? उदयपुर में बनी है और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा बनाई गई है। और इसमें हॉकी के साथ एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। और यहाँ पे 70 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 40 बालक और 30 बालिका है। अब एक फैक्ट आपको इसमें और याद रखना है, वो फैक्ट ये है कि यहाँ पे इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक कोच की नियुक्ति की गई है। उस कोच का नाम जो है वो आपको याद रखना है। कोच का नाम है अशोक ध्यानचंद। क्या नाम है? अशोक ध्यानचंद। ये अशोक ध्यानचंद जो है वो ओलंपियन अर्जुन अवार्ड विजेता हॉकी के एक प्रशिक्षक हैं। और ये जो अशोक ध्यानचंद है, इसका नाम आपको याद होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी जो आपकी उदयपुर में संचालित की जा रही है, उसमें 70 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। और उनको प्रशिक्षण देने का कार्य कौन कर रहा है? अशोक ध्यानचंद, जो ओलंपियन अर्जुन अवार्ड विजेता हॉकी के खिलाड़ी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब है उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नगद पुरस्कार। देखिए, जनजाति समुदाय के बच्चे अगर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जनजाति समुदाय के बच्चों के द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है, तो उसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान कर रखे हैं। 3 स्तर उन्होंने बनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, फिर दूसरा राष्ट्रीय स्तर और तीसरा राज्य स्तर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर, और तीनों के लिए अलग अलग जो है वो प्रावधान किए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई प्रथम रहता है तो उसे 5 लाख दिए जाते हैं, दूसरा स्थान प्राप्त करता है तो उसे 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर तीसरा स्थान प्राप्त करता है तो उसे 2.5 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई जनजाति समुदाय का बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, दूसरा स्थान प्राप्त करता है तो 1.5 लाख रुपए, और तीसरा स्थान प्राप्त करता है तो 1.25 लाख दिए जाते हैं। इसी तरह से राज्य स्तर पर यदि कोई प्रथम स्थान आता है तो 1 लाख, सेकंड पे 50,000 और थर्ड पे 30,000। ठीक है, तो अपन इसको अलग उसमें लेके पढ़ते हैं। देखो, 3 जो है वो मैंने बताया आपको। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर, एक राष्ट्रीय और तीसरा है राज्य। तीनों लेवल पे अलग अलग पुरस्कार है। जैसे फर्स्ट कोई आता है तो 5 लाख, ठीक है, कोई सेकंड आ रहा है तो उसको 3 लाख, और बच्चा यदि थर्ड आता है तो उसको दिए जाते हैं 2.5 लाख।
ये राशि आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल की अगर अपन बात करें तो कोई बच्चा अगर फर्स्ट आता है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, सेकंड आ रहा है तो उसको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अगर थर्ड आ रहा है तो उसको 1.25 लाख यानी 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। यही चीज राज्य स्तर पे है कि अगर वो फर्स्ट आता है तो 1 लाख, सेकंड आता है तो 50,000 और थर्ड आता है तो 30,000 रुपए की राशि उसको दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि किस आधार पे इसमें खेलों में ये आवंटन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, फर्स्ट आ रहा है तो 5 लाख, सेकंड आ रहा है तो 3 लाख, थर्ड आ रहा है तो 2.5 लाख। राष्ट्रीय स्तर का है, फर्स्ट आ रहा है तो 2 लाख, सेकंड आ रहा है तो 1.5 लाख और थर्ड आ रहा है तो 1.25 लाख। और राज्य स्तर के खेल में प्रदर्शन में अगर फर्स्ट है तो 1 लाख, सेकंड है तो 50,000 और थर्ड है तो 30,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। ये किसको दिए जाते हैं? जनजाति समुदाय के बच्चों को। जनजाति समुदाय के बच्चों में खेल भावना प्रोत्साहन करने के लिए राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक पीछे रह गया थोड़ा सा अपने का, ये कोई विशेष भी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। वन धन विकास केंद्र, वन धन विकास केंद्र। देखिए सबसे पहले तो ये चीज है कि ये वन धन विकास केंद्र होते क्या, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जनजाति परिवारों के द्वारा लघु वन उपज संग्रह का मूल्य संवर्धन करके उसको मार्केटिंग करने के लिए स्थापित किए गए। अब लघु वन उपज कैसे? जैसे पत्तियां हैं, गोंद है, बांस, सीताफल, इस तरह की जो ये लघु वन उपज है, इनका वैल्यू एडेड करके, मूल्य संवर्धन करके और उनको मार्केट में बेच के जो जनजाति समुदाय हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए ये वन धन केंद्र के रूप में स्थापित किए गए। अब देखिए जो वन धन केंद्र हैं उनकी संख्या, अब तक स्थापित वन धन केंद्रों की संख्या 479, 479, ये संख्या आपको याद रखनी। और साथ ही एक चीज याद रखनी है कि प्रति केंद्र 300 सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। एक केंद्र में कितने सदस्य हैं? 300 सदस्य हैं। लघु वन उपज संग्रह की वैल्यू एडेड करके और उसकी मार्केटिंग के लिए और उसके द्वारा उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए जो है वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए। और ये जो वन धन विकास केंद्र है उनकी संख्या 479 है और 300 सदस्य प्रति वन धन केंद्र में होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक साथ में अंतिम चीज आपको इसमें यह भी याद रखनी है कि 8 जिले हैं और मुख्य रूप से ये 8 जिले कौन से हैं? जो जनजाति बाहुल्य वाले जो जिले हैं, 8 जिले दक्षिणी जिले हैं मुख्य रूप से, उनके अंदर ये, क्योंकि जनजातियां ज्यादा कहाँ मिलती है? वहीं मिलती है, या फिर कोटा के उसमें 12 के शाहबाद वगैरह उधर, तो एक 12 भी उसमें शामिल है। तो इसके अंदर जो है वो ये किया जाता है। तो 8 जिलों में ये कार्य संचालित है, ठीक है। फिर अगला है जनजाति विकास कोष। बजट 2021-22 में, अब जनजाति विकास कोष में क्या, देखो 21-22 के बजट में सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक जनजाति विकास कोष बना दिया। और 2022-23 में उन्होंने क्या किया कि इस विकास कोष को बढ़ाया और 100 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया? 500 करोड़ कर दिया और उस 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 3 भाग कौन कौन से वो अब देखते हैं। देखो अभी जनजाति विकास कोष, सबसे पहले 2021-22 के बजट में इसको बनाया गया और उस समय इसकी राशि जो थी वो कितनी थी? 100 करोड़ थी। कितनी थी? 100 करोड़। देखिए अच्छी तरह से इसको आप ध्यान रखें, 21-22 के बजट में 100 करोड़ थी, लेकिन अब इसकी राशि को कितना कर दिया? 500 करोड़। और ये किया कब किया? बजट 2022-23, बजट 2022-23 में इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? 500 करोड़ कर दिया। और अब यहाँ इस जो राशि है इसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, 3 अलग अलग इसके पार्ट बना दिए। पहले पार्ट में 200 करोड़,
दूसरे पार्ट में 150 करोड़ और तीसरे पार्ट में 150 करोड़। अब अपने को ये देखना है कि ये इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। देखिए ये जो 200 करोड़ रुपए हैं उनके लिए उन्होंने रखा कि कृषि और रोजगार पर जो गतिविधियां हैं, कृषि और रोजगार पर गतिविधियों में 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार इस 500 में से जनजाति समुदाय के लिए, ठीक है। शिक्षा और सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और दूसरा है सामाजिक सेवाएं, इसके लिए सरकार खर्च करेगी कितने, 150 करोड़ रुपए। और जो अंतिम 150 करोड़ बच गए वो आधारभूत ढांचे के निर्माण में प्रयोग किए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की संपत्ति परिसंपत्ति निर्माण में, आधारभूत ढांचे के निर्माण में। तो ये 3 डिवाइडेशन सरकार के द्वारा किए गए हैं, आप इन तीनों को याद रखें। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले है कि सरकार ने जनजाति विकास कोष बनाया 21-22 के बजट में 100 करोड़ का, फिर उसको अब की बार कितना कर दिया 500 करोड़ 2022-23 के बजट में, और फिर उसके 3 टुकड़े किए, 200 करोड़ रुपए जो कृषि और रोजगार पर गतिविधि पे खर्च होंगे, 150 करोड़ रुपए शिक्षा और सामाजिक सेवा पे खर्च होंगे, और ये 150 करोड़ रुपए इनका जो खर्चा है वो आधारभूत ढांचे पे किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस, सबसे पहले तो आपको पता है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को, 9 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 की धारणा, ये जो विश्व आदिवासी दिवस जो है उसकी 2022 की जो धारणा वो यूएनओ द्वारा क्या रखी गई, ये आपको याद रखनी है। वो धारणा है, वो थीम है, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मान के रखिए कि विश्व आदिवासी दिवस से यदि कुछ पूछा जाता है तो ये फैक्ट एक महत्वपूर्ण है, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में और प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका, ये थीम रखी गई है, ये पंच लाइन रखी है यूएनओ के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस 2022 की। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 2022 से जो 32 का जो दशक है, ये जो 10 साल का जो समय है, इसको क्या नाम दिया गया, आदिवासी भाषा दशक, आदिवासी भाषा दशक नाम दिया गया। 2022 से 32 का जो दशक है उसको क्या कहा, आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। किसके द्वारा लिया गया, यूएनओ द्वारा लिया गया। ये दोनों चीजें आपको इसमें याद रखनी है। एक 9 सितंबर को मनाया जाता है, पहली चीज ये याद रखेंगे। दूसरी ये लिखेंगे कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका। और 2022 से 32 का जो दशक है, जो 10 साल की अवधि है, इसको सरकार ने किस तरह मनाया, यूएनओ ने किस तरह मनाने का निर्णय लिया है, आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए बागड़ टूरिस्ट सर्किट, पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार ने प्राथमिकता तय कर रखी है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये इन वहाँ की जितने भी पर्यटक स्थल है उन पर्यटक स्थलों को मिलाकर, पर्यटक स्थलों को क्या किया, मिलाकर और एक सर्किट बना दिया, एक क्षेत्र बना दिया, उसको क्या नाम दिया गया, वागड़ टूरिस्ट सर्किट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो जैसे मानगढ़ है, देव सोमनाथ है, गलियाकोट, त्रिपुर सुंदरी, इन सबको मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, मिशन कोटड़ा। देखिए उदयपुर जो है, उस उदयपुर जिले का एक ब्लॉक है और उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ये चलाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है, किसने चलाया, उदयपुर के जिला कलेक्टर ने इसको संचालित किया। अब इसमें क्या है कि ये बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, इसलिए इसको काला पानी कहा जाता है कि किसी को सजा देनी है तो उसको कोटड़ा भेज दो, ये काम माना जाता है। तो ये क्या मिशन था, इसमें जैसे जो लोग हैं वो निरक्षर हैं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, और इसलिए जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने प्रयास किया, और उनके प्रयास से उन्होंने सबसे पहले क्या कराया, जैसे पालनहार
पेंशन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, इस तरह की जो स्कीम्स है ना, इन सब का उन्होंने क्या करवाया, सर्वे करवाया, एक सर्वे करवाया जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। और उस सर्वे में उन्होंने ये कहा कि जो लोग वास्तव में पात्रता रखते हैं, जो लोग क्या रखते हैं, पात्रता रखते हैं, लेकिन उनकी यहाँ तक पहुँच नहीं है, उनको इन योजनाओं से जोड़ा जाए। और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम हुए, बहुत से लोग जो हैं वो इसमें जुड़े। तो इतना कोई विशेष बड़ा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास इसको अपन कह सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगला है जनजातीय वर्ग के खिलाड़ियों की प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था। तो हमने अभी बात करी कि जनजातीय वर्ग के खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 40 बालक और 30 बालिकाओं की हॉकी अकादमी स्थापित की गई है। आपने अभी बात की, और कहाँ की गई है, उदयपुर में की गई है हॉकी अकादमी। इस हॉकी अकादमी में जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो कौन है, अशोक ध्यानचंद। हॉकी की ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं, अशोक ध्यानचंद, जो ओलंपियन अर्जुन अवार्ड विजेता है। और एक इसमें नाम आप और देखें, इसमें एक नाम और आ रहा है, धूलचंद डामोर। धूलचंद डामोर, देखो दो नाम इसमें आपने को मिल रहे हैं कि दो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक का जो नाम है, एक है वो हॉकी के प्रशिक्षण दे रहे हैं, एक तो है अशोक ध्यानचंद। कौन कौन दे रहा है प्रशिक्षण, अशोक ध्यानचंद, और दूसरे का नाम है धूलचंद डामोर। ठीक है, ये किसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, हॉकी का। और ये किसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, तीरंदाजी का। ये दोनों के दोनों जो है वो अर्जुन अवार्ड विजेता है, जिन दोनों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका, अर्जुन अवार्ड विजेता है, और दोनों जो है वो प्रशिक्षण प्रदान करें, अर्जुन अवार्ड विजेता। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। और उदयपुर के अंदर जो है वो अकादमी बनी है। अकादमी कहाँ है, उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट में अपन चलते हैं। फिर उसके बाद में है छोटे किसानों की सिंचाई के लिए सहायता। तो 2021-22 का जो बजट था, उस बजट की घोषणा संख्या 329 में सरकार ने एक निर्णय लिया कि यदि जनजातीय समुदाय के किसान सौर कनेक्शन करते हैं, सौर कनेक्शन लेते हैं, तो जो राशि उनको दी जा रही है, जो सामान्य लोगों को दी जा रही है, उनसे 45,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान विशेष सहायता के रूप में इनको दिया जाएगा। 21-22 के बजट से दिया जा रहा है कि यदि जनजातीय समुदाय का कोई किसान सौर कनेक्शन लेता है, तो जो राशि सभी को मिलती है उसके अलावा 45,000 रुपये की राशि अतिरिक्त अनुदान के रूप में, 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान विशेष सहायता के अंतर्गत इनको दिया जा रहा है, जो जनजाति कल्याण कोष से लिया जाता है। अब सबसे पहले ये भी आपको याद रखनी है कि ये जो 45,000 रुपये है ना, ये कहाँ से आएंगे, ये जनजाति कल्याण कोष से लिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में है खेल सुविधाओं की यहाँ पे बात की गई है। तो खेल सुविधाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, आपको दो नाम याद रखें, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 6-6 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाए गए हैं, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कहाँ बनाए गए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। और इसके साथ साथ एक 50 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या बनाया गया, तरणताल भी जो है वो बनाया गया। तरणताल यानी स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और ये भी कहाँ बनाया गया है, ये बांसवाड़ा में बनाया गया। ठीक है, तो मल्टीपर्पज इंडोर हॉल हो गए और तरणताल हो गए। फिर है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। अब देखिए निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना को आप समझेंगे। इस योजना का नाम है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना क्या है, इस योजना को हम समझते हैं। नाम है कालीबाई भील मेघावी कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना।
देखिए इसमें पात्रता की बात करेंगे सबसे पहले कि पात्र कौन है इसके अंदर। यदि वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रही है या आरबीएसई से पढ़ रही है, दोनों में से किसी भी बोर्ड में पढ़ रही है तो वो पात्रता रखती है। वो बच्ची जो सीबीएसई या आरबीएसई किसी में भी पढ़ रही है वो इसकी पात्रता रख रही है, पात्र है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली पात्रता की जो शर्त की अपन बात करते हैं वो ये है कि सरकारी स्कूल में अध्ययनरत, सरकारी विद्यालय में होनी चाहिए। और यदि कोई निजी विद्यालय में, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई यदि निजी विद्यालय में कोई छात्रा पढ़ रही है, ठीक है, तो निजी विद्यालय की जो छात्रा है उसका जो एडमिशन है वो आरटीई के तहत हो। अगर आरटीई एक्ट 2009 के तहत कोई छात्रा निजी विद्यालय में पढ़ रही है तो भी वो पात्रता रखती है, तो भी वो पात्र है। और इसमें कक्षा 10 और 12 की छात्राएं इसकी पात्रता रखती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो सीबीएसई में हो चाहे आरबीएसई में, दोनों बोर्डों में पात्रता रखती है। दूसरी चीज सरकारी विद्यालय में हो या निजी विद्यालय में, अगर निजी विद्यालय में है तो वो आरटीई एक्ट 2009 के तहत होनी चाहिए। और कक्षा 10 और 12 की जो छात्राएं जिन्होंने 85% या उससे ज्यादा प्राप्त किया है वो इसकी पात्रता रखती है। सरकार ने जो है कुल 7000 स्कूटी निर्धारित की थी। कुल कितनी स्कूटी इसमें निर्धारित कर रखी है? 7000। उसमें से 1000 स्कूटी जो है वो है कक्षा 10 के लिए, और 6000 स्कूटी है, सॉरी 6000 टोटल है, 1000 और 5000 है वो है कक्षा 12 के लिए। ये चीज आपको याद रखनी। बस काली भाई बिल मेघावी छात्र स्कूटी योजना जो है वो इसमें यही चीज है कि आपके 6000 स्कूटियां हैं और 6000 स्कूटियों में से 1000 10वीं के लिए है और 5000 कक्षा 12 के लिए इसमें है। तो ये हो गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों और आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग की छात्राओं के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो नोडल विभाग है वो आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है और इसमें 6000 स्कूटियों का प्रावधान है। 5000 स्कूटियां सीनियर सेकेंडरी के लिए और 1000 स्कूटी जो है वो सेकेंडरी लेवल के लिए। ये सारी बातें मैंने आपको भी बता दी। ठीक है, अब उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है अपना राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। देखिए आपको इसमें थोड़ी सी 2-3 मेन जो टॉपिक है वो याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये इसका जो नंबर है कौन सा है, वो 18वां नंबर है, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी है। ठीक है, और ये कब आयोजित होगी? 4 से 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के रोहट में 7 दिन की ये जम्बूरी का आयोजन होगा। और 18वीं जम्बूरी है 4 जनवरी से लेकर तो 10 जनवरी तक होगी और पाली जिले का जो रोहट कस्बा है उसके अंदर ये आयोजित होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो याद रखनी है कि 66 साल के बाद में पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी राजस्थान को मिली है। ये आपको याद रखना है। कितने बार? 66 वर्ष के बाद में एक बार फिर से जो है वो राजस्थान को इसकी जम्बूरी की ये मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कह रखा है कि बजट जो 2022-23 का जो बजट था इसमें इसके लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। 22-23 के बजट में इस जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ की घोषणा की गई थी और 7 दिवस तक इसका आयोजन होगा। 1500 विदेशी लोग सहित इसमें लगभग 35,000 जो है वो स्काउट गाइड भाग लेंगे। तो ये है 66 वर्ष के बाद में हो रही है, 18वीं है और 7 दिन के लिए ये होगी। 4 से 10 जनवरी 2023 तक पाली के रोहट में होगी। बजट 2022-23 में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन चलते हैं। ये देखिए मोबाइल ऐप, एक सरकार के द्वारा एक ऐप चालू किया गया है एजू ट्राइब्स के नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया गया है जिसके माध्यम से सतत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की, यानी उनको टेस्ट लिए जा रहे हैं बच्चों के, जनजाति जो छात्र के हैं उनके। और इसमें 3 छिद्रित OMR सीट उपलब्ध कराई जाती है जिनके माध्यम से इनके टेस्ट लिए जाते हैं OMR के माध्यम से।
और उसके बाद में उनके जो अभिभावक हैं उनको एसएमएस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि बच्चों का स्तर क्या है। तो एजुट्रैक जो है वो बच्चों के मूल्यांकन का जनजाति समुदाय के बच्चों के मूल्यांकन हेतु एक ऐप जो है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और फिर अगला है राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017। इसमें जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन आप एक बार देख लें, संशोधन याद रखें। सबसे पहला है कि निश्चित प्रीमियम के भुगतान पर मार्च 2040 तक खनन पट्टे की अवधि बढ़ाई। खनन अगर कोई निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर देता है तो जो खनन पट्टा की जो अवधि है उसको बढ़ा के कितना कर दिया, मार्च 2040 तक वो खनन पट्टा रख सकता है। ठीक है। उसके बाद में कि खनन पट्टे हस्तांतरण पर देय प्रीमियम अब हुआ आधा, यानी अगर कोई खनन पट्टे का स्थानांतरण करता, ट्रांसफर करता है किसी को, तो जो प्रीमियम जो देना होता है वो प्रीमियम जो है वो अब घटा के सरकार ने कितना कर दिया, 50% कर दिया इस में संशोधन करके। इसके अलावा खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टर की अधिकतम सीमा खत्म। पहले खातेदारी भूमि में अधिकतम सीमा 4 हेक्टर थी कि 4 हेक्टर होना चाहिए, तो वो खत्म कर दी है। और इसके साथ साथ इनकी जो रिटर्न भरने की जो है वो मासिक थी, उस मासिक की जगह क्या कर दिया, त्रैमासिक, यानी 1 माह की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 3 माह से आप ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हो। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। फिर अगला है 34 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों की बनाई माइक्रोफिल्म। सबसे पहले तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पे है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय आपको याद रखना है बीकानेर में है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 1.5 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन करके कार्य पूर्ण कर वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये राजस्थान का जो अभिलेखागार है वो देश का प्रथम अभिलेखागार है जिसमें अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया गया है, उनका पूरी तरह से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो है बीकानेर में। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो ये था साथियों अपना पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के साथ हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। आप पे 2 चीज़ें ध्यान रखें कि अपने को RS प्री और जो भी करंट इश्यूज से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनमें सुजस से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप इसको देखते हो, हमारे वीडियो पे हमसे हमारे से जुड़े रहते हो, तो सुनिश्चित मानिए कि किसी भी स्थिति में जो है वो इससे बाहर सुजस से आने वाले क्वेश्चन नहीं जाएंगे। हम प्रत्येक चीज़ को जो है वो टच करेंगे और प्री एग्जाम तक अपनी जो करंट की जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छा बना लेंगे। तो आप जो है वो हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।